हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीता वो है जो कोशिश हर बार करता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिनको देश का प्रथम नागरिक होने का दर्जा प्राप्त है, जिनके बिना देश की संसद अधूरी है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ऐसे जनरल नॉलेज, आज हम इसको कवर करेंगे। देश में कुल मिलाकर 14 राष्ट्रपति हुए हैं अभी तक, जो 14वें नंबर के यानी श्रीमान रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में हैं। तो पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उनसे लेकर 14 नंबर तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए, सबका नाम आज की लेक्चर में आपको याद ना हो जाए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अगर याद नहीं हुआ आपको। तो वीडियो पूरा देखना है। अच्छा, थोड़ा सा ये कि जो दोस्तों साइन कर रहा होगा कहीं कहीं पर, तो आने वाले 2 लेक्चर में इसको सही कर लिया जाएगा, काम चल रहा है इस पर। तो चलिए हम देखते हैं, मैं बोल दूंगा जहाँ जो भी रहेगा उसको बता दिया करूँगा। चलिए, तो देखिए नाम कैसे याद करना है, कुछ मैं 2-3 लाइन लिखा हूँ, उसको आपको ध्यान रखने की क्या है, इसको बस ध्यान रख लीजिए। जैसे राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। फिर आगे आपको क्या याद करना है, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। अभी इसमें कैसे 14 राष्ट्रपति के नाम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, इतना बोलिए मेरे साथ, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। एक बार फिर से बोलिए, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। आगे आपको क्या तैयार करना है, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। फिर आगे क्या है, प्रणव और राम की, बस उसको ऐड कर लीजिएगा, ये आपको तो याद ही होगा वैसे। तो क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब जाकर रमाशंकर की कलम से प्रतिभा निकली। अगर ये लाइन याद हो गया हो तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे सभी राष्ट्रपति के नाम हमको याद होंगे। देखिए राजू लिखा है तो इससे क्या हो गया, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आ गया। राधा यानी स्वामी डॉक्टर एस राधा कृष्ण के बारे में। देखिए जाकर, तो इससे हम जाकिर निकाल सकते हैं, जाकिर हुसैन जी। फिर आगे गिरी, बीबी गिरी जो थे उनके राष्ट्रपति जी के बारे में, ये फखरुद्दीन जी के बारे में। फिर ये देखिए फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, अब देखिए ये रामास्वामी वेंकट रमन, देखिए यहाँ पर ये शंकर दयाल शर्मा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि आर नारायण हो जाएंगे। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और निकली से कुछ नहीं, प्रणब मुखर्जी जी और रामनाथ कोविंद। तो इस तरीके से आपको ये अंडरलाइन कर लेना है। राजू यानी राजेंद्र प्रसाद जी, स्वामी माफ कीजिएगा एस राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ये तो हो गया, ठीक है। आगे ज्ञानी जय सिंह, रामास्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा जी, फिर आगे KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो इस तरीके से हमने 14 जो राष्ट्रपति थे ये 2 लाइन में कवर कर लिया। क्या, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, और फिर आगे क्या हो गया, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। फिर आगे 2 नाम और, प्रणव राम की। इस तरीके से याद कर लें। अच्छा देखिए कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल जब आगे आप आने वाले जो बेहद ही रेपिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। देखिए पहले क्या पूछे जाते हैं कि इस तरीके से कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, पहले उपराष्ट्रपति कौन है, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ। फिर अब इस समय वर्तमान में क्या है, वर्तमान में देखिए पिछले जो भी जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं पैटर्न बदला। देखिए कंटेंट इतना ही है, राष्ट्रपति से ही घूम फिर के सभी पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें नया क्या हो रहा है, उसमें नए तरीके से क्वेश्चन, नए तरीके से। जैसे अब आजकल क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे पूछ लिया जाएगा, इनके शासन के दौरान जैसे कुछ नीतियां आई या कोई और अच्छे काम जो भी हुए हों तो उस तरीके से कि ये किसके शासन काल में हो। जैसे आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति 1967 के दौरान था, 67-68 के दौरान। तो ये किस राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे करके तो जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। फिर टाइगर प्रोजेक्ट आपको ध्यान होगा,
तो इस तरीके से कब था 73-74 के दौरान। तो उस समय कौन हो जाएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। तो आइए एक एक राष्ट्रपति के शासनकाल देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सबसे जो लंबा कार्यकाल रहा इन्हीं का था, 1950 से कब तक, 1962 तक, यानी करीब 12 सालों तक ये राष्ट्रपति हैं। और ये पहले ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति शासन माफ कीजिएगा राष्ट्रपति रहेंगे। आगे जो है एस राधाकृष्ण यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, इनका शासनकाल कब से है, 13/5/1962 से लेकर 13/5/1967 तक, यानी पूरा 5 सालों तक का शासन रहा। फिर इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 13/5/1967 से लेकर 69 तक रहे। वीवी गिरी जी का देख लीजिए, पहले कार्यवाहक के रूप में रहे, तो यहाँ पर 69 से लेकर कब तक है, 74। फखरुद्दीन जी का 74 से लेकर 77। नीलम संजीव रेड्डी, अच्छा इनके बारे में ध्यान देख लीजिए, इन्होंने जब पहली बार इससे पहले चुनाव लड़ा था तो ये चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार जब इन्होंने लड़ा तो ये निर्विरोध, मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो निर्विरोध ये जीत गए। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो आप क्या बताएंगे, नीलम संजीव रेड्डी। अगला बात करेंगे ज्ञानी जैल सिंह, इनके बारे में देख लीजिए कब से ये है, 1982 से लेकर 1987। अब इधर आप जब देखेंगे यहाँ से नीलम संजीव रेड्डी जी के बाद तो 25 साल, तो यानी 25 जुलाई जो है उसी समय ये होता है अगला राष्ट्रपति, पिछला वाला उस समय त्यागपत्र और नए राष्ट्रपति का उस दिन शपथ ग्रहण होता है। तो इस तरीके से आप इधर सभी देखेंगे। फिर के आर वेंकट रमन जी, रामास्वामी वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हो जाएंगे, के आर नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनके बारे में तो हर छात्र को जानकारी होगा। फिर आगे कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यानी प्रतिभा पाटिल, तो ये क्या है, इनके बारे में जानिए कि ये देश की क्या है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। फिर आगे आएंगे प्रणब मुखर्जी जी, फिर आगे कौन है, अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी। अच्छा इनका शासनकाल कब तक रहेगा, तो 25/7/2022 तक इनका शासनकाल रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ये राष्ट्रपति जितने भी अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में ये विशेष तौर पर एक लेक्चर था। अब हम बात करेंगे कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन में माफ कीजिएगा पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उनसे रिलेटेड अनुच्छेद जो आते हैं, किस अनुच्छेद में कौन सा वर्णन है, ये बहुत से एग्जाम में बना है, तो उसको हम शॉर्ट में कवर करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो बड़े ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो चलिए देखते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति का पद है या जो संघीय कार्यपालिका है, तो उसमें जो है भाग 5 में, यानी राष्ट्रपति का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, जो संविधान का भाग 5 है, और कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आपको राष्ट्रपति से संबंधित वर्णन मिलेगा। तो चलिए कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में आप देखेंगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो देश का क्या रहेगा, प्रथम नागरिक। तो अगर कहे पद जो है राष्ट्रपति का, आप किसमें देखेंगे, 52 में, अनुच्छेद 52 में, यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अगर एग्जाम में आता है तो आप किस पे लगाएंगे, अनुच्छेद 52 पे लगाएंगे। अगला अनुच्छेद 53 क्या है, चलिए देखिए। तो 53 ये है कि संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति किस पर राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है तो वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। यानी जो आप देखते हैं प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री परिषद पूरा होता है वो सब किसके अंडर काम करते हैं, उन जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं वो वास्तविक रूप से वही उसका उपयोग करते हैं। तो वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। ये कैसा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 54 देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का इसमें उल्लेख किया गया। निर्वाचक मंडल जैसे जो राज्यसभा विधानसभा जो उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेंगे, और राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, और हाल फिलहाल में देखिए वो आपका दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा है, उनको भी शामिल कर लिया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है इसके बारे में उल्लेख किया गया। निर्वाचन पद्धति यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जो है इनका क्या होता है, निर्वाचन होता है इसका, राष्ट्रपति का। अगला बात करेंगे हम अनुच्छेद 56 के, उसमें क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा कितने साल का होगा, 5 साल होगा। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे, देखिए 5 साल का है, यानी 56 में, 55 नहीं 56, एक साल ज्यादा है, आप बना सकते हैं। अनुच्छेद 57 क्या है कि पुनः निर्वाचित होने की पात्रता। देखिए आप अमेरिका में देखते हैं कि राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 कार्यकाल रख सकता है, लेकिन
यहाँ पर इंडिया में क्या है, वो अधिकतम कई बार, जितनी बार वो रह सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, या तो इस तरीके से वो हो सकते हैं। तो पुनः निर्वाचन की शक्ति या योग्यता किसमें है, 57, आर्टिकल 57 के तहत। अब अनुच्छेद 58 देखेंगे, पद के लिए योग्यता, यानी इस पद के लिए योग्यता क्या है। तो आप योग्यता जानते हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र जो है 35 साल कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ ये क्या होती हैं, योग्यताएं हैं राष्ट्रपति पद के लिए, आपको ध्यान रखना है, पेपर्स में आते हैं इससे। अनुच्छेद 59 देखेंगे, शपथ के समय किसी और सदन का सदस्य न होना, मतलब और किसी राज्यों के विधानसभा में या जो भी हो, राज्यसभा में, लोकसभा में, कहीं भी वो नहीं होना चाहिए। यदि हैं तो उस समय अगर आप यहाँ पर राष्ट्रपति पद की वो शपथ ले रहे हैं, तो उसके बाद ये माना जाएगा कि उस सदन से उन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा, या उस पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अगला देखिए अनुच्छेद 60 का, शपथ सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर, के न्यायाधीश के समक्ष होगा। तो इस तरीके से ये किसमें है, अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से कब हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा संसद से हटाया, लगाकर संसद से हटाया जा सकता है। कुछ और इनकी शक्तियां जो है, बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्यों और उनके अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। तो अधिकार देख रहे हैं, नियुक्ति संबंधी हम अधिकार को देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो CAG यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनकी भी नियुक्ति, ठीक है। और जो अलग अलग राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उनकी भी नियुक्ति, फिर अलग अलग जो बड़े प्रमुख आयोग हैं उनकी भी नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल जो रहते हैं उनकी भी नियुक्ति, ये सभी जो प्रमुख नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। चलिए अगला बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियां। तो ये सत्र को बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन, अच्छा संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख करते हैं, आर्टिकल 108 यानी 108 में है। तो ये संबंधी जो शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियों में आती है। अगला बात करेंगे संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। तो आप जानते होंगे कि संसद में या लोकसभा में राष्ट्रपति कितने, 2 एंग्लो इंडियन का क्या कर सकते हैं, मनोनयन यानी उनका वहां पर चयन कर सकते हैं। और राज्यसभा में कितने, 12 सदस्यों का ये चयन कर सकते हैं। कला, संस्कृति या बाकी जो अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट काम किए हो, तो उसके आधार पर वो 12 सदस्यों का चयन कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश कब जारी होता है, जब सदन नहीं चलता है, संसद के सदन नहीं चल पा, उस समय नहीं होते हैं, और कोई किसी विषय पर कानून लाना जरूरी हो, तो वो राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी करते हैं। और 21 आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करते हैं। अगला बात करेंगे सैनिक संबंधी शक्तियां। तो इनकी शक्तियां देखिए, वैसे तो अभी जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, जो सेना है, सेना के तीनों, जो नौसेना, फिर वायुसेना और आर्मी, तो इस तरीके से तीनों के ये क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। इन्हीं के तो वो किसके अंडर काम करती हैं, सेना, इन्हीं के, मतलब उसके फिलहाल में CDS का एक पोस्ट लाया गया है, जिसमें क्या हो, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को स्थापित करने के लिए एक विशेष सदस्य चुना गया, CDS नामक पोस्ट बना है। तो उसको ध्यान रखिएगा, इससे पहले उस समय प्रमुख तभी भी नहीं है, लेकिन वो CDS नामक एक पोस्ट आया है। तो इस तरीके से इसमें आप देख पाएंगे। अगला देखेंगे राजनैतिक शक्तियां। राजनैतिक शक्तियां आप देखिए, जैसे जो अलग अलग देश होते हैं वहां पर जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और जो अलग अलग देशों के राजदूत यहाँ पर चुने जाते हैं उनका अनुमोदन कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए अगली शक्ति के बारे में बात करेंगे, वो कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। देखिए क्षमादान में एक तो पूरी तरीके से जो रहता है, ये आर्टिकल आप जाने रखिएगा, आर्टिकल 72 में यानी अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो इसमें क्षमादान में क्या होता है, जैसे मान लिया किसी को जो दंड रहता है, जैसे कोई दोषी है उसका दंड और जो कारावास था, ठीक है, इसको क्या कर दिया था, अगर उसको क्षमादान दिया गया तो ये दंड भी समाप्त, ये कारावास भी समाप्त, उसको यानी क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्राविलंब है, प्राविलंब मतलब ये समझिए कि
जो अगर किसी को फांसी दी गई है तो राष्ट्रपति अगर प्राविलंब का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उसमें बस उसकी फांसी कुछ निश्चित समय के लिए रोकी जा सकती है। इसका प्रावधान किसमें है? प्राविलंब में। परिहार में क्या है? देखिए, जैसे इसमें क्या है कि इसमें जो सजा होती है, जैसे किसी को 2 साल की, 3 साल की कठोर कारावास, 3 साल का मान लेते हैं कठोर कारावास, तो अगर परिहार का यूज कर रहे राष्ट्रपति तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि 1 साल का भी कर सकते हैं या उसको 6 महीने का कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, सजा की समय सीमा कम हो जाती है। लेकिन लघुकरण में क्या होता है, इसमें जो सजा है उसकी प्रकृति क्या कर दी जाती है, चेंज कर देती है। यानी जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, अगर किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है और वहां पर राष्ट्रपति इस लघुकरण का यूज कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है, जैसे मृत्यु दंड को हो सकता है कठोर कारावास या साधारण कारावास के रूप में। यानी इसमें सजा की क्या होती है, प्रकृति बदल जाती है, इसमें समय सीमा घट जाती है, इसमें कुछ समय तक रोक लगाया जा सकता है, ये था। और क्षमादान में पूरी की पूरी क्षमा भी कर दिया जाता है, दंड को भी और कारावास को, उसको पूरा तरीके से बरी कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। अब बात करेंगे आपातकालीन शक्ति की। आपातकालीन शक्ति में आप 3 प्रकार का पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकालीन, और देखिए राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इस तरीके से कौन से आप देखेंगे, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात की, यानी वो जैसे देश में कोई भी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, तो वहां पर जैसे गृह युद्ध हो या बाकी चीजें हो, तो उस तरीके से, या भूखमरी, अकाल या कुछ आ जाए, तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 इस तरीके से विशेष शक्तियां यूज करेंगे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति शासन का क्या है कि जो राज्यों में जो शासन है, जो प्रशासन है, अगर वो विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन, तो ये कब आएगा, ये कौन से अनुच्छेद में, 356 में। देखिए 4 का गैप रहेगा, 352, 356 और 360। ये क्या है, वित्तीय आपात का है। तो इस तरीके से कुछ राष्ट्रपति की क्या थी, आपातकालीन शक्तियां करते हैं। पॉकेट वीटो, देखिए ये वीटो राष्ट्रपति तब यूज करते हैं जब कोई विधेयक या कानून पर वो संशोधन विधेयक जो भी रहता है उनके पास आते हैं विधेयक, तो उस पर जब वो तुरंत नहीं निर्णय लेते हैं। तो ऐसा एक ही बार दिया गया, अभी देखा गया है भारत के पूरे इतिहास में। कब, 1986 में। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक आया था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 का। तो उस समय क्या किया था उन्होंने, इसको कोई निर्णय नहीं लिया था। तो ये पहली बार उस समय देखा गया, पॉकेट वीटो का वहां पर उन्होंने यूज किया। लेकिन उस समय उनके जब उसके बाद जो राष्ट्रपति आर वेंकट रमन जी बने 1989 में जब उन्होंने उस समय की जो राष्ट्रीय मोर्चा करके एक सरकार बनी, तो उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन सरकार ने उसको रद्द कर दिया। तो इस तरीके से पॉकेट वीटो का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कब, 1986 में, और किस राष्ट्रपति के शासन में, ज्ञानी जैल सिंह के जी के शासनकाल में। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति इनके पास है। तो देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं, आर्टिकल 143 के तहत अगर कोई जनता से रिलेटेड या संबंधित कोई जनहित मुद्दा है, तो उस पर वो क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो कुछ कुल मिलाकर ये कुछ शक्तियां थी या कुछ अधिकार थे राष्ट्रपति के, और उनसे रिलेटेड हमने बाकी जो राष्ट्रपति 14 राष्ट्रपति भी तक हुए हैं। अच्छा, आजकल क्या पूछता है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, जैसे भी रामनाथ कोविंद जी है, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो ध्यान रखिएगा। कौन, जब आप याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हों, जो भी मेहनती दोस्त हों, उनकी सलेक्शन कराने में उनकी मदद करिए और उनको ये वीडियो शेयर जरूर करके करिए। तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।